हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज का पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और स्ट्रक्चर को मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर की हेल्प से जो हमने डेटा टाइप बनाया है उसको प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन किया जाता है ये देख लिया है। इसी स्ट्रक्चर को हम किस तरह से प्रोग्राम में यूज़ में ले सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर को दो तरह से प्रोग्राम में डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन एंड सेकंड इज लोकल डिक्लेरेशन। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसमें फंक्शन को मेन की बॉडी के बाहर हम डिफाइन करते हैं तो वो ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है, और अगर उसे मेन की बॉडी के अंदर हम डिफाइन करते हैं तो वो लोकल डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद हम किस तरह से उसके वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल वॉइड मैन लिख रहा हूँ और वॉइड मैन की बॉडी में मैं इस वेरिएबल को बनाता हूँ। तो जिस स्ट्रक्चर टाइप का आप वेरिएबल बना रहे हैं उस टाइप को आपको यहाँ पर लिखना होता है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या है, हमने यहाँ पर एक डेटा टाइप बनाया है जिसका नाम हमने डेट दिया है। जिस तरह से हमारे पास इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट है, तो इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट को कंपाइलर जानता है कि इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और ये किस तरह से वर्क करते हैं इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी कंपाइलर को पता है। जब जैसे ही आप ये इंटीजर लिखते हैं तो कंपाइलर को पता लग जाता है कि किसी इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक डेटा टाइप बनाया है डेट नाम से, जो कि डेट, मंथ एंड ईयर को कंटेन करता है। अब मुझे इस डेट टाइप के डेटा टाइप की हेल्प लेके इसी टाइप का एक वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ फ्लोट ए, और इसी तरह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट टुडे। तो यहाँ पर जब मैंने फ्लोट ए लिखा तो कंपाइलर को पता चला कि ए नाम से फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया गया है जो मेमोरी में 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पर ये डेट नाम का जो डेटा टाइप है जो हमने अभी बनाया है स्ट्रक्चर की हेल्प से, वो फ्लोट को रिप्लेस कर रहा है, और ये टुडे इस ए नाम के वेरिएबल को रिप्लेस कर रहा है। आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए कि हमने एक डेटा टाइप बनाया है जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि हमारे पास सी लैंग्वेज में इस तरह के डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है जो कि एक साथ कई टाइप के वेरिएबल्स को अपने अंदर कंटेन कर सके। इसीलिए हमने एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है डेट नाम से, और उसी टाइप का एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। लेकिन सी लैंग्वेज में एक और रूल आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप स्ट्रक्चर की मदद से किसी भी तरह का कोई डेटा टाइप बनाएंगे और उस डेटा टाइप को प्रोग्राम में आप जहाँ कहीं भी यूज़ लेंगे तो आपको उसके साथ स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना नहीं भूलना है। आप स्ट्रक्ट कीवर्ड उसके साथ लगाएंगे तभी उसका इफेक्ट प्रोग्राम में होगा। तो जब कभी भी आप इस डेट टाइप के डेटा टाइप को प्रोग्राम में यूज़ में लेते हैं तो उसके साथ आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ में ज़रूर लेना है। अब यहाँ पर मैंने टुडे नाम से एक वेरिएबल यहाँ पर बना दिया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है। यहाँ पर हमने इस मेन की बॉडी के अंदर ये डिक्लेरेशन किया है तो इसे हम लोकल डिक्लेरेशन कहते हैं। इट मीन्स जैसा कि हमें पता है कि किसी भी फंक्शन में हम जो वेरिएबल बनाते हैं उस वेरिएबल को हम उस फंक्शन के अंदर ही यूज में ले सकते हैं। जैसे ही फंक्शन अपना काम खत्म करता है तो वो वेरिएबल्स भी उसके साथ ही मेमोरी रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये लोकल डिक्लेरेशन है, एंड ग्लोबल डिक्लेरेशन करने के लिए हम यहाँ पर मेन की बॉडी के बाहर जाकर इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तरीका हमारा यही रहेगा कि हमें सबसे पहले कीवर्ड लिखना है, उसके बाद डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यहाँ पर हमारा क्या है, डेट, और उसके बाद हमारा वेरिएबल। तो यहाँ पर D1 नाम का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर ये ग्लोबल डिक्लेरेशन को शो करता है।
ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब कि आप इस D1 को थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में आप डायरेक्टली इस D1 को यूज में ले सकते हैं, लेकिन इस टुडे वेरिएबल को आप सिर्फ मेन की बॉडी में ही यूज में ले सकते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन का एक और तरीका यहाँ होता है, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर की बॉडी को एंड कर रहे हैं वहीं पर आप D2 लिख देंगे तो इस डेट टाइप का ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। अब तो आप कर्ली ब्रेसेस के बाद भी सेमीकोलन से पहले यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी एक ग्लोबल डिक्लेरेशन ही कहलाता है, क्योंकि ये मेन की बॉडी के बाहर हमें यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से स्ट्रक्चर की हेल्प से हम यहाँ पर वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने D1, D2 एंड टुडे नाम के 3 वेरिएबल बनाए हैं, जिसमें 2 ग्लोबल वेरिएबल हैं और एक यहाँ पर लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस टुडे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से सेमीकोलन निकाल के मैं इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ। तो यहाँ पर आप बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं जिस तरह से हम एरे में इनिशियलाइजेशन करते थे। तो सिंपल मुझे यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर लिखना होगा और यहाँ लिख के मैं सिंपल सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो इस टुडे नाम के जो वेरिएबल है, तो यहाँ पर ये जो टुडे वेरिएबल है, इस वेरिएबल में यहाँ पर ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। अगर यहाँ पर इस इंटीजर टाइप की जगह डिफरेंट टाइप के डेटा एलिमेंट्स या मेंबर वेरिएबल्स होते तो भी हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप से इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती। अगर यहाँ पर ये m फ्लोट टाइप का होता, y कैरेक्टर टाइप का होता या स्ट्रिंग टाइप का होता, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी होती, यहाँ फ्लोट टाइप की वैल्यू देनी होती और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देनी होती। और ये जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पर मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसी सीक्वेंस में ये डेटा उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वैल्यूज इनपुट कराना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पर एक प्रोसेस दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको निकाल के और सिंपली वैल्यू इनिशियलाइज करके दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टली किसी भी मेंबर वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना होगा डेटा टाइप का नेम डॉट डी इक्वल टू 10। इस तरह से आप इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो। तो यहां पर हमने सबसे पहले डेटा टाइप लिखा है और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखा है। तो टुडे नाम के वेरिएबल के अंदर हम डी में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर आप इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ये किस तरह से कर रहे हैं। तो इसके मेमोरी यूटिलाइजेशन को देखने के लिए हम वापस स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम टुडे नाम का वेरिएबल बनाते हैं तो इस तरह से मेमोरी में ये ब्लॉक्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस टुडे नाम के वेरिएबल में हमने ये डी, एम और वाई नाम के वेरिएबल क्रिएट किए हैं। तो सिंपल यहाँ पर जब कभी भी हमें इस डी नाम के वेरिएबल को यूज करना होगा तो हमें प्रोग्राम में ये बताना होगा कि ये डी नाम का वेरिएबल किस पर्टिकुलर वेरिएबल से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टुडे डॉट डी इक्वल टू 10। इट मीन्स कि टुडे नाम के वेरिएबल में डी नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन किया है, उसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसी तरह से टुडे डॉट एम एंड टुडे डॉट वाई लिख के हम इनमें वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल डायरेक्टली टुडे डॉट एम लिखकर उसमें भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं टुडे डॉट वाई लिखकर उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब अगर मुझे ये सारी की सारी वैल्यू टुडे नाम के वेरिएबल से डी नाम के वेरिएबल में असाइन करनी हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो उसके लिए सिंपली मुझे ये स्टेटमेंट लिखना होगा। इट मीन्स कि मैं टुडे नाम के वेरिएबल में जो डी नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को असाइन कर रहा हूं D1 नाम के डी वेरिएबल में,
क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि D1 और टुडे का टाइप सेम है। तो अगर हम इसका भी मेमोरी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टुडे में से जब हम D1 में वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो दोनों में सेम टाइप के वेरिएबल है, तो टुडे में हम डॉट लगा के उसके वेरिएबल्स को D1 में सिंपली असाइन कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 10 लिखा है तो वो 10 यहाँ पे आ जाना चाहिए, यहाँ 3 लिखा है तो वो 3 यहाँ पर कॉपी हो जाना चाहिए, और 2021 लिखा है तो वो यहाँ पर असाइन हो जाना चाहिए। तो इस तरह से प्रोग्राम में हम ये वैल्यूज को असाइन कर लेंगे। इसी तरह से मुझे दूसरे वेरिएबल्स में भी वैल्यू डालनी होगी, तो मुझे यही लिखना होगा इक्वल टू टुडे डॉट एम एंड D1 डॉट वाई इक्वल टू टुडे डॉट वाई। तो इस तरह से हम सारी की सारी वैल्यू को इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को लिखने की जगह हमारे पास यहाँ पर एक और तरीका है जिससे हम ये वैल्यूज एक इंस्ट्रक्शन से ही टुडे वेरिएबल से D1 में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D1 असाइनमेंट ऑपरेटर एंड टुडे। तो यहाँ पर D1 में हम डायरेक्टली टुडे की वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर D1 और टुडे का टाइप सेम है, इसलिए ये दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहे हैं। तो D1 में आप जब टुडे की वैल्यूज को असाइन करेंगे तो वो सारी की सारी वैल्यूज D1 में असाइन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही सेम टाइप के हैं। तो इस तरह से आपको ये तीनों इंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं लिखने होंगे और आप डायरेक्टली वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब अगर यही वैल्यू हमें यूजर से इनपुट करानी हो तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपल हम एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद सिंपल मैं स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इसे रीड करवा लूँगा। तो स्कैनफ फंक्शन के अंदर हमें 3 बार %d लिखना होगा और तीनों %d के बीच में हम स्लैश लगा देंगे, जिससे यूज़र को ये पता रहे कि हम यहाँ पर डेट फॉर्मेट में ये वैल्यूज़ इनपुट करा रहे हैं। अब यहाँ पर जब वैल्यूज़ हम इनपुट कराएंगे तो हम डायरेक्टली d नहीं लिख सकते हैं, एड्रेस ऑपरेटर के साथ हमें D1 डॉट d लिखना होगा, क्योंकि ये d सिंपली D1 से बिलोंग करता है। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, तो हमें ये बताना होगा कि हम किस वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें D1 डॉट d करके इस वैल्यू को रीड करवाना होगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगा के m एंड उसके पहले D1 डॉट लगा देता हूँ और उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर लगा के D1 डॉट y लगा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैं यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करा सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे इसे प्रिंट कराना हो तो मैं printf के लिए भी सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पर %d लगाने के बाद मैं सिंपली D1 डॉट d, D1 डॉट m और D1 डॉट y लिख के इसे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर get ch लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। अब मैं इसे एक बार रन करा के देख लेता हूँ कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। रन कराने से पहले मैं यहाँ पर clr फंक्शन भी लिख देता हूँ, जिससे हमें पुराने प्रोग्राम्स के आउटपुट स्क्रीन पर शो ना हो। यहाँ पर मैं हेडर फाइल्स भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये प्रोग्राम रेडी है। अब मैं इसे रन करा के देखता हूँ। अब इसमें हम वैल्यूज़ इनपुट करते हैं। तो मैं यहाँ पर डेट इनपुट करता हूँ आज की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी डेट यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर का एक छोटा सा प्रोग्राम बना चुके हैं। मैं इस प्रोग्राम को आपको एक बार और बता देता हूँ।
सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया है, उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर का नाम दिया है, फिर यहाँ मैंने मेंबर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं जो कि इस स्ट्रक्चर से बिलोंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसे हम ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि हमने इसे वॉइड मेन की बॉडी के बाहर किया है। आप चाहे तो यहाँ पर भी ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जैसा मैं आपको इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ मैंने सिंपल वॉइड मेन फंक्शन लिखा है और एक और वेरिएबल यहाँ मैंने डिक्लेयर किया है जो कि लोकल डिक्लेरेशन कहलाता है, वो भी मैंने डेट टाइप का ही किया है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ में लिया है। यहाँ पर ये डेट है, ये एक डेटा टाइप को शो कर रही है जो कि हमने अभी बनाया है स्ट्रक्चर की हेल्प से, और उसके बाद मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जिसके नाम से मुझे इसे आगे यूज़ में लेना है। तो यहाँ पर डेट टाइप का एक टुडे नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया है। स्ट्रक्ट कीवर्ड को आपको हर जगह यूज़ में लेना है जहाँ पर आप इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने CLR SCR फंक्शन यूज़ में लिया है, फिर मैंने D की वैल्यू इनिशियलाइज करी है और इसी तरह से M और Y की वैल्यू भी इनिशियलाइज करी है। हम यहाँ पर डायरेक्टली D में वैल्यू नहीं डाल सकते, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ D = 12, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि D का यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वॉइड मेन के अंदर मैंने D नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनाया है। इसीलिए हम जब कभी भी मेंबर वेरिएबल्स में मतलब कि D, M और Y में वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उसके साथ हमें उस टाइप का जो वेरिएबल मैंने मेन की बॉडी में या फिर यहाँ पर जो मैंने D1 और D2 बनाया है, इन दोनों की हेल्प से हम इन वेरिएबल्स, इन मेंबर वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे हर एक वेरिएबल के साथ today.d = 10, today.m = 3 लिखना होगा। इसी के थ्रू हम यहाँ पर इनकी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर D1 = today लिखा है, मतलब टुडे के अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल्स थे वही मेंबर वेरिएबल्स हमारे पास D1 में भी है। मैंने आपको इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन भी दिखाया है। तो ये तीनों मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू इस D1 के मेंबर वेरिएबल्स में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरह से हम यूज़र से भी स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ इनपुट करा सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद मैंने scanf के थ्रू D1.d, D1.m लिखकर उनके अंदर वैल्यूज़ इनपुट कराइए। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमने तो इसकी वैल्यू पहले से ही इनिशियलाइज करके D1 में ट्रांसफ़र कर दी थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यूज़र्स किस तरह से इनपुट लिया जा सकता है वो बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखे हैं। तो यहाँ पर जब हम यूज़र से इनपुट कराएंगे तो वो यूज़र की वैल्यूज़ इन सारी वैल्यूज़ को ओवरराइड कर देगी और जो यहाँ पे यूज़र वैल्यू डालेगा इन वैल्यूज़ की जगह वो वैल्यूज़ प्रिंट होगी, और उसके बाद मैंने सिंपल इसे प्रिंट करा दिया है। तो वैल्यूज़ इनपुट कराने के लिए, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए और वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें इसी तरह से स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स को लिखना होता है। तो हम हर एक मेंबर वेरिएबल को उस पर्टिकुलर डेटा टाइप जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है उसके साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करके ही लिख सकते हैं। यहाँ पर ये डॉट ऑपरेटर स्ट्रक्चर में डेटा टाइप और मेंबर वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर का ये चैप्टर समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, स्ट्रक्चर में मेंबर वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं और उनकी वैल्यूज़ को किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है और उनका डिक्लेरेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मैं इस चैनल पर और भी कई वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ। उसके नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसके अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।